Hello guys and welcome back to Aurora IAS, and today we are going to start the lecture number 3. Okay, lecture number 3 of Advent of Europeans, and this will be the last lecture. देखो पिछले कुछ लेक्चर पे हमने डिस्कस किया है कि वाई ब्रिटिश और यूरोपियंस केम टू इंडिया. ओके, डिटेल में पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था. फिर दूसरे लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया कि इंग्लिश कैसे अपने आप को इस्टेब्लिश किए, पोर्चुगीज़ कैसे आए थे, उनका क्या रोल था, फ्रेंच और ये सब, थोड़ा बहुत डेनिश एनिश का भी हमने देखा, डच का देखा. ठीक है, और फैक्ट्रीज उनकी देखी कहाँ कहाँ स्टैब्लिश हुई थी. दूसरे लेक्चर में मेनली हमने ये देखा. अब ये तीसरा लेक्चर है, ठीक है, ये मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें हम देखेंगे एंग्लो फ्रेंच वॉर. ठीक है, एंग्लो फ्रेंच वॉर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसने डिसाइड कर दिया कि यूरोप की तरफ से इंडिया को सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश, दैट इज़ ब्रिटिश पीपल विल मेक देयर स्लेव्स. ओके, तो इसलिए एंग्लो फ्रेंच वॉर इंपॉर्टेंट है. और कुछ लोग पूछ रहे थे कि सर वाई आई हैव नॉट टॉट. दैट मीन्स कि मैंने उन लोगों को बाकी जो और डेनिश थे या फिर फ्रेंच थे उनके बारे में कुछ क्यों नहीं बताया. देखिए उसका रीज़न बड़ा सिंपल है कि वो आता भी नहीं है. ठीक है, दैट इज़ नॉट गोइंग टू कम इन एग्जाम. फ्रांस से अगर कुछ आप एक्सपेक्ट करेंगे तो वो होगा एंग्लो फ्रेंच रिवॉल्यूशन, नॉट एंग्लो फ्रेंच रिवॉल्यूशन, एंग्लो फ्रेंच वॉर. ठीक है, एक चीज़ आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं. और दूसरी चीज़ आप इंग्लिश से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पोर्चुगीज़ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं और डच से एक्सपेक्ट कर सकते हैं. वो चारों मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिए, मतलब 3 पढ़ा दिए हैं, और चौथा वाला टॉपिक आज कवर हो जाएगा. तो बाकी का नहीं आएगा. बाकी सिर्फ 2 चीज़ पूछेंगे, फैक्ट्री कहाँ स्टैब्लिश हुई थी और किस साल में स्टैब्लिश हुई थी, वो भी पीसीएस में पूछेंगे. तो उसका मैंने लास्ट लेक्चर में आपको चार्ट दे दिया था. सो आई एम कंप्लीटेड फ्रॉम माई साइड. ओके, अब एंग्लो फ्रेंच राइवलरी को देखते हैं. उससे पहले लेट अस सी दिस कृष्णा गोदावरी डेल्टा. ओके, दिस इज रिवर कृष्णा and this is Godavari. It makes it delta here. Okay, this part. This is delta. इतना बड़ा यहाँ पर आपको डेल्टा देखने को मिलेगा. अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज आपने 2 टर्म्स के बारे में सुना होगा. लेट मी चेंज द पेन फर्स्ट. एक है नदन सरकार्स एंड दूसरा टर्म है कर्नाटिक या फिर कर्नाटिक वॉर. आपको पता है कि एंग्लो फ्रेंच वॉर इज ऑल्सो नोन एज कर्नाटिक वॉर. सो व्हाट इज दिस नदन सरकार और कर्नाटिक. तो देखो, कृष्णा गोदावरी डेल्टा के ऊपर वाला जो पार्ट है, ओके, कृष्णा गोदावरी के ऊपर वाला जो पार्ट है, ओके, दिस पार्ट, ये ना, हैव टू चेंज द पेन. तो दिस पार्ट इज कॉल्ड एज नदन सरकार. यहाँ पर आपको कृष्णा गोदावरी डेल्टा देखने को मिल जाएगा. यहाँ पर कुछ मिलेगा आंध्र प्रदेश तेलंगाना रीजन में. और इसकी जो ऊपर का रीजन होता है, ठीक है, रीजन जो है उसको बोलेंगे नदन सरकार उसको. और उसके नीचे वाला जो रीजन है उसको बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट. ठीक है, तमिलनाडु में पड़ता है मैक्सिमम ये. ठीक है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा आंध्र प्रदेश के आसपास पड़ता है. नदन सरकार उड़ीसा वाले इलाके में देखने को मिलता है. ठीक है, जो ऊपर वाला इलाका उसको बोलते हैं नदन सरकार, नीचे वाले इलाके को बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट. और जो कोरोमंडल कोस्ट है उसका कुछ हिंटरलैंड, मतलब यहाँ आजू बाजू का रीजन, कर्नाटका का, यहाँ का, उसको अगर मिला लेते हैं तो उसको बोलते हैं कर्नाटिक. ठीक है, कर्नाटिक, नॉट कर्नाटका, दैट इज कर्नाटिक. ठीक है, कर्नाटिक बोलेंगे. ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कर्नाटिक क्या है. तो आपको अब ये भी समझ में आ रहा होगा कर्नाटिक वॉर से मैं क्या कहना चाहता हूँ. ठीक है, फर्स्ट एंग्लो, मैंने आपको बताया फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वॉर, सेकंड एंग्लो फ्रेंच वॉर, थर्ड एंग्लो फ्रेंच वॉर, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज कर्नाटिक वॉर्स. दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज कर्नाटिक वॉर. फर्स्ट कर्नाटिक, सेकंड कर्नाटिक, थर्ड कर्नाटिक. सो व्हाट इज दिस कर्नाटिक, मतलब यहाँ पर लड़े गए थे, कोरोमंडल कोस्ट और उसके आजू बाजू लड़े गए थे, इस इलाके में लड़े गए थे. थोड़ा बहुत हैदराबाद में, थोड़ा बहुत कर्नाटका के आसपास, थोड़ा यहाँ पर अपने आरकोट के आसपास. ओके, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज कर्नाटिक वॉर. समझ में आया कर्नाटिक वॉर क्यों बोलते हैं. ओके, और नदन सरकार का यूज इस आगे होगा आपको, दैट यू विल कम टू नो, डोंट वरी. तो हम चालू करते हैं एंग्लो फ्रेंच राइवलरी से. देखो क्या होता है कि जो हमारा यूरोप है, ठीक है, यूरोप में फ्रांस प्लस जो हमारे दूसरे बंदे कौन है, इंग्लिश, दैट इज़ ब्रिटिश पीपल, वो बहुत पुराने दुश्मन हैं. पाकिस्तान से भी कट्टर दुश्मन थे एक टाइम पे, 1700-1800 के आसपास. मतलब वो विदाउट एनी रीज़न लड़ते रहते थे. फॉर एग्जाम्पल इस टाइम पे पाकिस्तान लड़ते रहते हैं, कुछ नहीं है बट फिर भी टेररिज्म के नाम पे लड़ रहे हैं, कभी कश्मीर के नाम पे लड़ रहे हैं, बट लड़ रहे हैं. ठीक है, इसलिए आपको याद होगा कि जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, उन्होंने की एक स्पीच दी थी. उसमें उन्होंने बोला था, आई थिंक करतारपुर साहिब कॉरिडोर जब इनाग्रेट हुआ था तो उन्होंने एक स्पीच दी थी. उसमें उन्होंने बोला था कि जब मतलब दैट मीन्स फ्रेंच और जो इंग्लिश है उनकी तो राइवलरी थी. ठीक है, हमारी तो कुछ खास राइवलरी भी नहीं थी, बट उनकी जो राइवलरी थी 200 साल की, जब वो ख़त्म हो सकती है तो पाकिस्तान और इंडिया फ्रेंड क्यों नहीं बन सकते. उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दी थी. यही बात उनको अपने मिलिट्री लीडर को बतानी थी, तो वो शायद तक बताना भूल गए, वो बात की बात है. बट फिर भी आप देखिए कितना इंपॉर्टेंस है फ्रेंच और इंग्लिश राइवलरी का. ठीक है, तो सेम जो उनकी ट्रेडिशनल राइवलरी है, ठीक है, जो उनकी ट्रेडिशनल राइवलरी है और जो ट्रेडिशनल
फाइट है वही आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। बस एक तरीके का नया फ्रंट था, ठीक है। मतलब वहाँ भी लड़ रहे थे, उनको जहाँ मौका मिल रहा था, सिर्फ अगर अमेरिका में मौका मिल रहा है अमेरिका में लड़ रहे हैं, साउथ अमेरिका में मौका मिल रहा है साउथ अमेरिका में लड़ रहे हैं, मतलब जहाँ भी मिल जाए वहाँ लड़ना तैयार हो जाएगा। जैसे इस टाइम पे इंडिया और पाकिस्तान है, अफगानिस्तान गए तो वहाँ उनके इंटरेस्ट कोलाइड नहीं करते हैं, कहीं मान लो यूरोप चले गए वहाँ इंटरेस्ट कोलाइड नहीं करते हैं, एफएटीएफ चले गए वहाँ इंटरेस्ट कोलाइड नहीं करते हैं, मतलब इन दोनों के इंटरेस्ट कहीं कोलाइड नहीं करते। सेम आप देखो फ्रांस और इंग्लैंड की थी, सेम इंडिया में भी वो लोग आ गए थे भैया हमें भी कब्जा चाहिए, हमें भी कब्जा चाहिए। तो सिर्फ और सिर्फ क्या था, उनकी जो ट्रेडिशनल लाइब्रेरी थी उसको ये लोग एक्सटेंड कर रहे थे, ठीक है। ट्रेडिशनल राइवलरी जो थी उसको ये लोग एक्सटेंड कर रहे थे। फाइन, ओके। अब देखो ये लोग एक्चुअली सोचते क्यों हैं, मैंने आपको बताया था कि एक्चुअली जब इनके ये लोग जब बंगाल पे कब्जा चाहते थे, उन्होंने फाइट की थी, तो औरंगजेब की आर्मी ने हरा दिया था, ठीक है। औरंगजेब की आर्मी ने इन लोग को हरा दिया था। तो अब एकदम से क्या मतलब चढ़ गई कि नहीं भाई हम दोबारा लड़ेंगे। देखो सिंपल सी बात थी कि नादिर शाह का इन्वेजन हो रहा था, 1739 पे नादिर शाह का इन्वेजन हुआ, फिर अब्दाली का आना चालू हुआ, ठीक है। तो इन लोग को दिखाई दिया कि मुगल एम्पायर तो कमज़ोर पड़ गया है, मतलब मुगल एम्पायर जितना पहले पावरफुल था औरंगजेब के टाइम पे वो नहीं है। और साथ ही साथ जो साउथ इंडिया की कंडीशन है वो भी काफ़ी ख़राब हो गई थी, मतलब जो हैदराबाद के जो मेन किंग थे असफ जाह वो भी निकल लिए थे। सेम आपको अवध की कंडीशन देखने को मिलेगी। सेम मैसूर, मैसूर तो थोड़ा पावरफुल था, वहाँ पर तो टीपू सुल्तान और हैदर अली थे तो उनके टाइम पे पावरफुल था। तो एक तरीके से मतलब काफ़ी डिसइंटीग्रेशन हो गया था नॉर्थ इंडिया का भी साउथ इंडिया का भी। तो यहाँ पर देखो जैसे केओस होगा ना तो हर कोई ट्राई करेगा कि भैया पावर मेरे हाथ में जाए। तो सेम दोनों का विजन था कि भाई अब केओस बन गया है और हमको आना चाहिए, और जो उनकी ट्रेडिशनल राइवलरी थी वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो ये मेन एक्चुअल एंग्लो फ्रेंच राइवलरी का जिस्ट है, ठीक है। अब बात करते हैं फर्स्ट कर्नाटिक वॉर की। कर्नाटिक समझ गए हो ना, कर्नाटिक किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, जो कोरोमंडल कोस्ट और उसके आसपास का रीजन था। थोड़ा बहुत हैदराबाद का भी मिला लो, हैदराबाद वो हैदराबाद नहीं जो आज हम देखते हैं, उस टाइम पे बहुत बड़ा था, मतलब तेलंगाना और काफ़ी पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश काफ़ी इंक्लूडेड था, ठीक है। वो हैदराबाद था तो थोड़ा बहुत कर्नाटक से भी मैच कर जाता था, मतलब उसका हिंटरलैंड बन जाता था, उसको कर्नाटिक बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन होता है। अब आप पूछोगे ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन कहाँ है, और ये इंडिया में कॉज कुछ समझ में नहीं, आप लोग ऐसा करोगे, समझ में आना भी नहीं चाहिए। पता है क्यों? बिकॉज यूरोप जो है, यूरोप में एक कंट्री है ऑस्ट्रिया, अभी भी है शायद तक, देख लेना, आई थिंक है, चेक कर लेना। ये ऑस्ट्रिया कंट्री है, बहुत बड़ी कंट्री थी उस टाइम पे। तो एक्चुअली हुआ क्या कि वहाँ पर दो भाई थे, थ्रोन के लिए लड़ पड़े। अब एक को सपोर्ट किया फ्रेंच ने, एक को सपोर्ट किया इंग्लिश ने, तो उन दोनों की वहाँ फाइट चालू हो गई। तो उस फाइट का रिफ्लेक्शन यहाँ देखने को मिला। मैंने क्या बोला था कि लोग जो ट्रेडिशनल राइवलरी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो क्या हुआ, सिंपल सा कॉज क्या था, ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन। अब आप पूछोगे कि सर क्या क्या रीज़न थे कि वो भाई लड़ पड़े, अब ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है। अगर पढ़ाने को तो मैं एक्चुअली 1.5 घंटे आपको ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन ही पढ़ा दूँ, लेकिन क्या वो यूपीएससी में काम आएगा? नहीं आने वाला है। तो सिर्फ कॉज याद रखना कि फर्स्ट कर्नाटिक वॉर का कॉज था ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन, ठीक है। तो अब देखो होता क्या है, फ्रांस को पता था कि उनकी पोजीशन बहुत कमज़ोर है, ब्रिटिश ने अपने आप को अच्छा स्टैब्लिश कर लिया है, ठीक है। तो उन लोगों ने ट्राई किया कि कोई बैटल वैटल ना हो, तो उन्होंने बल्कि पहली बात तो जो फ्रांस की तरफ से कुछ लोग भी गए थे कि भाई ब्रिटिश को कि हम अपना यहाँ पर अच्छे से चलाते हैं, वहाँ जो लड़ रहे हैं वो लोग लड़ने दो। लेकिन ब्रिटिश को पता था कि इनकी पोजीशन कमज़ोर है, तो ब्रिटिश ने इसलिए क्या कर दिया, फ्रेंच की जो शिप्स में अटैक कर दिया। अब उसमें से एक शिप थी ड्यूप्लेक्स की, ओके, ही वॉज द गवर्नर ऑफ फ्रांस। मतलब गलती कर दी भाई आपने, ड्यूप्लेक्स की शिप छू के। अब ड्यूप्लेक्स ने बोला कि मैं रिटेलिएट तो करूँगा, मतलब बिल्कुल समझ तो शिवाजी वाली पोजीशन, बहुत सेंसिटिव आदमी हूँ, रिटेलिएट तो जरूर करूँगा शिवाजी। तो उसने डिसाइड किया रिटेलिएट करने का। तो उसने किसमें, मद्रास में कब्जा कर लिया। अब आपको पता है कि भाई मद्रास तो मतलब उनकी वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ ब्रिटिश, तो कैसे कब्जा किया, मतलब क्या स्ट्रैटेजी थी। तो क्या किया था, एडमिरल ला बोर्डेनिस, ठीक है, ये उस टाइम पे जो मॉरिशस था, देखो इनकी भी फ्रेंच की भी बहुत जगह टेरिटरी थी, एक इंडिया में थी वैसे ही सेम मॉरिशस में थी, ठीक है। मॉरिशस में जो उनकी टेरिटरी थी, आपको आई थिंक लोकेशन पता होगी मॉरिशस की, अदरवाइज आई विल शो यू, डोंट वरी। तो मॉरिशस की लोकेशन थी वो सी में है, ठीक है, सी में है, और यहाँ पर इंडिया था, यहाँ पर अगर आप दिस इज वॉज इंडिया, ठीक है। तो वहाँ से उन्होंने बोला कि भैया आप मद्रास में साउथ से अटैक कर दो और मैं कर देता हूँ नॉर्थ से अटैक। तो अल्टीमेटली दो फ्रंट में लड़ना पड़ा, तो मद्रास ब्रिटिश के यहाँ से चला गया। अब इसके बाद ब्रिटिश ने बोला ठीक है चलो आपने मद्रास कब्जा किया, अब हम जाते हैं पौंडीचेरी कब्जा करेंगे। लेकिन पौंडीचेरी में डुप्लेस ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिफेंस तैयार किया था, जिसकी वजह से ये लोग कब्जा नहीं कर पाए। तो अब सिंपल सी बात है, मद्रास फंस गया था। तो उन्होंने क्या किया, जो हमारे एडमिरल साहब हैं उनको रिश्वत दे दी, मतलब देखो देख रहे हो ना, रिश्वत दे दी और बोले कि भाई निकल लो यहाँ से। तो उन्होंने बोला कि भाई मैं ऐसे कैसे छोड़ के चला जाऊँ, मेरे को डुप्लेक्स साहब ने बोला। तो उसने बोला देखो दो रास्ते हैं, या तो रिश्वत ले लो शांति से जियो,
दूसरा है हम आपके ऊपर अटैक कर देंगे मॉरिशस पे, तो आपके वहाँ धज्जियाँ उड़ जाएंगी। तो बोला ठीक है भाई, रिश्वत दे दो, मैं चला जाता हूँ। वो फाइनली मॉरिशस वापस चला गया। लेकिन जो मद्रास था अभी भी ड्यूप्लेक्स के कब्जे में था और पॉन्डिचेरी लोग कब्जा नहीं कर पाए। उसी टाइम पे ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन का एंड हो जाता है वहाँ पर, और साइन होती है वहाँ पर ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल। ठीक है, ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल। और वहाँ पर जो इंग्लिश रहते हैं उनको अपर हैंड मिलती है। भले यहाँ पर फ्रेंच को अपर हैंड मिलती है अंडर द ड्यूप्लेक्स, बट वहाँ पर इंग्लिश को अपर हैंड मिलती है। और फाइनली वो बोलते हैं कि भाई अगर आपको ट्रीटी करनी ही है तो जो हमारी टेरिटरी है मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो वापस कर दो उनको वहाँ पर। तो अब सिंपल सी बात है, वहाँ पर फ्रेंच गवर्नमेंट मान गई और यहाँ पर ड्यूप्लेक्स को ये छोड़ना पड़ा, हमारा जो मद्रास का एरिया था वो छोड़ना पड़ा। तो इस तरीके से कर्नाटक वॉर खत्म हुआ। एक तरीके से अगर आप देखोगे तो इंडिया में तो जीत गए, लेकिन वहाँ हार गए, तो सब कुछ हार गए। सेम हमारे 1971 वॉर की तरह कि हमने बैटल फील्ड में तो अच्छा जीता, बट डिप्लोमेटिक टेबल में इंदिरा गांधी जी हार गई। इसके बाद होता है, देखो अब ये जो मैंने वॉर क्या पढ़ाया, मतलब ये वॉर क्यों पढ़ाया। अब इस वॉर में सबसे इंपॉर्टेंट एक बैटल हुआ था, बैटल ऑफ सैंड थोम, जैसे बोलते हैं बैटल ऑफ अडियर। ठीक है, अडियर इज़ अ रिवर। ठीक है, अडियर के साइड में हुआ था। ये हुआ था अनवरुद्दीन, ओके, ये कर्नाटक के राजा साहब थे, और फ्रेंच फोर्सेस के बीच में। बिकॉज मतलब इनको ना अनवरुद्दीन ने इंग्लिश लोगों को मतलब सपोर्ट किया था, तो इन दोनों के पीछे फाइट होती है। ठीक है, बैटल ऑफ अडियर होता है, और उसमें जो हमारी फ्रेंच आर्मी रहती है बहुत ही स्मॉल रहती है, बहुत स्मॉल रहती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको याद होगा फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो होता है बाबर और लोधी के बीच में, तो जो बाबर थी उसकी आर्मी मुश्किल से 18,000 की थी, और जो लोधी थी उसकी आर्मी 1 लाख की थी, बट फिर भी बाबर साहब जीत गए थे। तो सेम यहाँ पर अच्छी डिसिप्लिन आर्मी थी, मतलब एक तरीके से काफ़ी इक्विप्ड आर्मी थी, और इनकी लार्ज आर्मी थी, लेकिन थी हाथी पे। तो सिंपल सी बात है, हाथी को तो हार नहीं था। तो एंड दैट वाज अ आई ओपनर फॉर यूरोपियंस, मतलब एक तरीके से यूरोपियन को ये पता चल गया भैया भले हमारी फोर्सेस कम की हैं, ठीक है, हमारे पास फोर्सेस कम है, इंडियन के पास फोर्सेस ज़्यादा हैं, बट फिर भी हम उन्हें हरा सकते हैं। सो ये इस बैटल की सिग्निफिकेंस थी। इस बैटल की और कोई सिग्निफिकेंस नहीं थी, बस ये एक सिग्निफिकेंस थी कि बैटल ऑफ अडियर जो था उसने सब यूरोपियंस की आँख खोल दी कि भाई इंडिया तो जाएगा, अभी जाए चाहे बाद में जाए, लेकिन जाएगा ज़रूर, इतना समझ में आ गया था। ओके, दैट वाज बैटल ऑफ अडियर। अब हम आते हैं सेकेंड कर्नाटिक वॉर पे। देखो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर तो ख़त्म हो गया था, जो हमारे ड्यूप्लेक्स साहब थे वो थोड़े नाखुश टाइप के थे, उनके हिसाब से जो राइवलरी थी वो फिनिश नहीं हुई थी, मतलब उनको अपर हैंड चाहिए था। तो उन्होंने डिसाइड किया कि देखो अब क्या करेंगे अपन, अब यहाँ से ऊपर से पैसा तो आ नहीं रहा है, ठीक है, तो हमारे लुइस साहब हैं, लुइस 1416 जो भी थे उस टाइम पे, वो पैसा तो भेज नहीं रहे। तो अब हम क्या करेंगे, इन जो इंडियन डायनेस्टीज़ हैं उन्हीं से पैसा निकालेंगे। तो उन्होंने बोला कि अपन क्या करते हैं कि अपने पास थोड़ी बहुत आर्मी तो है, अब उसका पैसा तो एटलीस्ट लुइस साहब देंगे, तो हम क्या करेंगे कि जितने भी स्टेट्स हैं और उनके बीच में अगर कोई लड़ाई चल रही है, जैसे भाई भाई थ्रोन के लिए लड़ रहे हैं या कुछ भी थोड़ी बहुत लड़ाई चल रही है, उनको हम सपोर्ट करेंगे और उनके पैसों पे हम ब्रिटिश को हराएंगे। ठीक है, उनकी ये स्ट्रैटेजी ड्यूप्लेक्स साहब की बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी थी, और उन्हें मौका भी मिल गया। क्या होता है, जो निज़ाम उल मुल्क असफ जहाँ हैं, जो हैदराबाद के राजा थे, अभी हैदराबाद के बारे में अगले लेक्चर में बताऊँगा, तो वहाँ पर उनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद दो लोग लड़ पड़ते हैं, एक होते हैं नासिर जंग और दूसरे हैं मुजफ्फर जंग। ठीक है, नासिर जंग इनके बेटे थे और मुजफ्फर जंग इनके पोते थे, दोनों लड़ पड़े, और अल्टीमेटली जो नासिर जंग था उनको सपोर्ट किया ब्रिटिश ने। अब देखो ये स्ट्रैटेजी डुप्लेक्स साहब अपना रहे, तो क्लाइव ने बोला कि भाई मैं क्यों पीछे हटूँ, मैं भी अपनाऊंगा, तो उन्होंने सपोर्ट कर दिया, ब्रिटिश ने सपोर्ट कर दिया नासिर जंग साहब को, और जो मुजफ्फर जंग थे उनको सपोर्ट किया फ्रेंच ने। ठीक है, अब ऐसी ही सेम जैसी यहाँ पर प्रॉब्लम हुई, वैसी ही सेम प्रॉब्लम कर्नाटक में हुई। ठीक है, कर्नाटका में समझना, बहुत देर से बोल रहा हूँ, कर्नाटक समझना। देखो कर्नाटका में बताया कि अमरुद्दीन जो थे वहाँ के राजा थे, ठीक है, उनको ऑलरेडी ब्रिटिश ने एक बार सपोर्ट कर चुका था और मुँह की खा चुके थे, बट फिर भी सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, कोई बात नहीं। तो उसी टाइम क्या हुआ, मराठास ने ना चंदा साहिब को, जो कि एक्चुअली क्लेम कर सकते थे थ्रोन पे, उनको कब्जे में रखा था और उसको रिलीज़ कर दिया। तो चंदा साहब आए, बोले कि भाई अनवरुद्दीन इज़ नॉट द रियल किंग। उन्होंने भी डिक्टेटर देख दी, उन्होंने मतलब जो डिक्टेटर मूवी है वो देखी और बोली ही इज़ नॉट अ ट्रू रूलर, ही इज़ नॉट अ ट्रू रूलर, ही इज़ नॉट अ ट्रू रूलर। ठीक है, अब ये सुन के फ्रेंच वाले बड़े खुश हो गए, अरे भाई हमें भी अपना डिक्टेटर मिल गया है, हमें अपना ट्रू रूलर मिल गया है। तो यहाँ पर फ्रेंच ने सपोर्ट कर दिया चंदा साहब को। अब देखो होता क्या है, अब मुजफ्फर जंग, चंदा साहब और जो हमारे फ्रेंच हैं वो लोग अनवरुद्दीन को हरा देते हैं। ठीक है, और चंदा साहब कर्नाटक के राजा बन जाते हैं। इन द सेम वे जो मुजफ्फर जंग है
वो भी मतलब ये तीनों मिलके आर्मी, जो हमारे नसीर जंग थे यहाँ पर, आपने देखा नसीर जंग, उनको भी हरा देते हैं और ये बन जाते हैं गवर्नर, मतलब डेक्कन के गवर्नर। देखो एक चीज़ और बता दूँ, जो मुग़ल एम्पायर था, ठीक है, मुग़ल एम्पायर एक्चुअली में अभी भी सब लोग उसकी अथॉरिटी को मान रहे थे, मतलब जो बंगाल था, ठीक है, और इसके बाद अगर आप देख सकते हो अवध था, अवध के बाद ये जो हमारा हैदराबाद था, ये सब अभी भी अपने आप को मुगल के अंदर बताते थे, बोलते बोलते मुगल के अंदर अभी भी हम, लेकिन हम अपनी इंडिपेंडेंट अथॉरिटी एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम उनको ट्रिब्यूट नहीं दे रहे, कुछ नहीं दे रहे, लेकिन अभी भी हम मुगल के गवर्नर हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा कि मुजफ्फर जंग बिकेम द गवर्नर ऑफ डेक्कन, ठीक है। और इसके बाद जैसे ये बनते हैं, देखो यहाँ पर इन्होंने चंदा साहिब को जितवा दिया और यहाँ पर इन्होंने मुजफ्फर जंग को जितवा दिया, डुप्लेक्स साहब ने। तो इनको सब लोगों ने, जितना भी रिवर कृष्णा थी उसके नीचे का जितना भी एरिया था, मतलब आता था डेक्कन में, उसका गवर्नर बना दिया गया, ठीक है। और जो बसी था, मतलब इसका चेला था, डुप्लेक्स साहब का, इनका चेला था, और उसको हैदराबाद में बैठा दिया, बोला कि भाई हैदराबाद में देखना राजा कुछ तू तड़ाक ना करे, करे तो बताना हमें, ठीक है। अब सिंपल सी बात थी, अब क्लाइव साहब ने बोला कि भैया बाप बाप होता है, बेटा बेटा, वक्त आ गया है डुप्लेक्स साहब को बताने का। तो उन्होंने एक स्ट्रैटेजी बताई, और उन्होंने उसने स्ट्रैटेजी में बोला कि एक्चुअली क्या है कि जैसे ये देखो, अब यहाँ पर हमारे जो मुजफ्फर जंग है ये यहाँ पर बनते हैं, ठीक है। और जो आप इसको देखोगे, हाँ ये मोहम्मद अली, ठीक है, ये मोहम्मद अली, मोहम्मद अली कौन था, अनवरुद्दीन का बेटा, ठीक है। मोहम्मद अली कौन था, अनवरुद्दीन का बेटा। इसी अनवरुद्दीन को मारा गया तो मोहम्मद अली भाग गया था, मोहम्मद अली भाग के पहुंच गया ट्रिकोनोपली, ट्रिकोनोपली में फोर्ट था ब्रिटिश का, ठीक है, किला था, वहाँ पर इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड थी। और जो हमारे चंदा साहब हैं, उन्होंने पूरी आर्मी घेर के रख दी थी पूरी यहाँ पर, बस बेटा किसी दिन निकल, पकड़ के मारेंगे बिल्कुल, ठीक है। तो एक तरीके से बहुत ही प्रेशर था ट्रिकोनोपली के ऊपर। तो हमारे क्लाइव साहब ने बोला एक स्ट्रैटेजी अपनाते हैं, स्ट्रैटेजी ये है कि हम जो कर्नाटक का कैपिटल है आरकोट, ठीक है, उस पर अटैक करते हैं। अब सिंपल सी बात है, किसी भी राजा के आप कैपिटल में अटैक करोगे तो उसको उसे प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको बताया था एक कैपिटल के बारे में, एक जगह के बारे में, हाँ याद है आई थिंक आपको, हुमायूं, या आपको पता है हुमायूं और शेरशाह लड़ रहे थे, तो हमारे जो बहादुर शाह थे गुजरात से, उन्होंने डायरेक्टली अटैक कर दिया दिल्ली पे, तो हुमायूं साहब ट्रीटी यहाँ कंक्लूड की और भग गए यहाँ पर प्रोटेक्ट करने के लिए। तो सेम यहाँ पर उसकी भी स्ट्रैटेजी थी, शायद तक उन्होंने हुमायूं के बारे में पढ़ा था, इससे उनको पता चल गया। तो ट्रिकोनोपली पे बहुत सेना का कब्जा था, जैसे ही आरकट में अटैक किया क्लाइव साहब ने, तो जितनी आधी सेना थी, आधी सेना को निकाल लिया गया, आधी सेना पहुंच गई आरकट। ये था एक्चुअली ट्रैप, ठीक है, ट्रैप था। और उनकी थोड़ी सेना यहाँ पर रुकी हुई थी, और सीधे यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर मतलब मोहम्मद अली को निकाला, आरकोट में पहुँचाया, और जो हमारे चंदा साहब थे उनको मरवा दिया। और अल्टीमेटली आप देखो कि हमारे जो चंदा साहब थे मर गए और मोहम्मद अली राजा बन गए कर्नाटक के। मतलब अल्टीमेटली यहाँ पर ब्रिटिश को भी अपर हैंड मिला, लेकिन अभी तक हैदराबाद जो था, ठीक है, हैदराबाद जो था वो अभी भी फ्रेंच के अंडर में था, ठीक है। अब होता क्या है कि जो फ्रेंच थे उनको अपने कुछ अच्छे गवर्नर की कमी भी पड़ रही थी, जैसे डुप्लेक्स, जैसे आपने देखा कि आप मस्त स्ट्रैटेजी लगाई थी बंदे ने, इसको क्लाइव ने भी कॉपी किया। दो एक जगह हार मिली, लेकिन हर एक सक्सेसफुल को बंदे को हार मिलती है, चाहे वो एडिसन हो, आइंस्टीन हो, कोई भी हो, सेम वे डुप्लेक्स को भी थोड़ी सी हार मिली, लेकिन अभी भी हैदराबाद था, बड़ा इलाका उसके हाथ में था अभी भी, ठीक है। तो क्या हुआ कि फ्रेंच को ज़रूरत पड़ी अपने अच्छे गवर्नर की, क्योंकि अमेरिका में उनके खिलाफ रिवॉल्यूशन चालू हो गया था कि भाई भगाओ भगाओ, फ्रेंच वालों को भी भगाओ कनाडा साइड, ठीक है। साथ ही साथ इतना ज़्यादा पैसा हर जगह लग रहा था, मतलब नॉर्थ अमेरिका में पैसा लग रहा है, साउथ अमेरिका में लग रहा है, इंडिया में लग रहा है, तो उससे पहले डुप्लेक्स रहेगा तो ये इंडिया को पाने के चक्कर में उनका पैसा उड़ा देगा, लुईस साहब फिर खाएंगे क्या, ठीक है। तो उसने बोला कि डुप्लेक्स को वापस बुला लो, उसको वहीं और लगा देंगे, तो डुप्लेक्स को वापस बुला लिया गया, ठीक है। और फाइनली ये बोला गया कि भाई अब कोई भी एक दूसरे के, मतलब जो भी राजा हैं उनके इंटरनल अफेयर्स में नौटंकी नहीं करेगा। इस बात पे सेकंड कर्नाटिक वॉर हो जाता है ख़त्म, ठीक है, सेकंड कर्नाटिक वॉर हो गया ख़त्म। अब आता है हमारे सामने थर्ड कर्नाटिक वॉर। मैंने आपको बताया था कि यूरोप की, मतलब यूरोप में फ्रांस की और इंग्लिश की ट्रेडिशनल राइवलरी थी, तो सेम एक 7 ईयर वॉर होता है। ये तो वर्ल्ड हिस्ट्री में आई थिंक आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू, अगर वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो सारे इंपॉर्टेंट इवेंट पढ़ाऊंगा। तो होता है वहाँ पर 7 ईयर वॉर, अभी कुछ याद मत रखना, बस इतना याद रख लो। फर्स्ट कर्नाटिक वॉर का रीज़न क्या था, ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन। थर्ड कर्नाटिक वॉर का रीज़न था 7 ईयर ऑफ वॉर, 7 ईयर ऑफ वॉर होता है, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, डुप्लेक्स नहीं तो पढ़ने में मज़ा भी नहीं आएगा, सेकेंड वाला पढ़ने में बड़ा मज़ा आया बिकॉज डुप्लेक्स था उसमें, तो यहाँ पर जल्दी ख़त्म करते हैं। और एक चीज़ और बता दूँ, याद रखना जितने भी वॉर मैं पढ़ाने वाला हूँ उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको दो ही चीज़ें याद रखनी है, तीन चीज़ें एक्चुअली। वॉर का कॉज क्या था, ट्रीटी का नाम क्या था, जैसे कि पहली ट्रीटी का नाम था एक्सला चैपल, और इसके बाद
उसका कोई अगर इंपॉर्टेंट इवेंट हो, जैसे कि फर्स्ट जो उसका इवेंट था फर्स्ट कर्नाटक वॉर का, वो था बैटल ऑफ अडियर। बस इसको जो स्टोरी बता रहा हूँ ना, भूल जाना, कोई नहीं पूछने वाला और ना ही मेज पे कोई पूछेगा। तो बस चीज़ें इंटरेस्टिंग लगे, मज़ा आया पढ़ने में, इसलिए रखी है, अदरवाइज देर वॉज नो नीड ऑफ इट। ठीक है। तो रॉबर्ट क्लाइव साहिब अब जैसे ही 7 ईयर वॉर चालू होता है, दोनों के बीच में फिर से लड़ाई चालू हो जाती है। तो जो हमारे क्लाइव साहब हैं वो चंद्र नगरों में कैप्चर कर लेते हैं, जो कि बंगाल में पड़ता है। ठीक है। इसके बाद जो लैली साहब हैं, उस टाइम पे गवर्नर फिर लैली हो गए थे, ड्यूप्लेक्स हटा तो लैली आ गया था। लैली ने ट्राई किया कि लेट्स ट्राई टू कैप्चर सैंट डेविड। जब वो सैंट डेविड को कैप्चर नहीं कर पाए तो उन्होंने बसी को बुला लिया हैदराबाद से, और जैसे ही वहाँ से बसी गए तो हैदराबाद ब्रिटिश के हाथ में पड़ गया। मतलब हैदराबाद भी चला गया और यहाँ पर बसी और लैली दोनों को हमारे ब्रिटिशर्स ने हरा दिया। ठीक है, इन द बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश एंड अल्टीमेटली ट्रीटी ऑफ पीस ऑफ पेरिस। ठीक है, दैट मीन्स पेरिस ट्रीटी वॉज साइन। और उसमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ें निकल के आती हैं। सबसे पहली बात तो ब्रिटिश कैन स्टे इन इंडिया, ओके, दे कैन स्टे इन इंडिया एंड दे कैन ट्रेड इन इंडिया, बट दे आर नॉट गोइंग टू हैव देयर आर्मी। मतलब सिर्फ आप एज अ ट्रेडर रहोगे और आप कोई फोर्ट्स नहीं बनाओगे। ठीक है, सिर्फ आप आर्मी रखोगे, दैट मीन्स नो आर्मी विल कीप एंड देयर विल बी नो फोर्ट्स। बस आप ट्रेडर की तरह रहोगे, जैसे हमने पोर्चुगीज़ को रखने का आदेश दिया है, उस तरीके से रहना तो रहो। उन्होंने बोला ठीक है भाई, रह लेते हैं। तो उनकी एक प्राइम लोकेशन थी पौंडीचेरी। तो पौंडीचेरी देख लो, पौंडीचेरी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर नहीं पड़ता है। ठीक है, याद रखना, पौंडीचेरी इज़ नॉट जस्ट इन तमिलनाडु। ठीक है, दिस इज तमिलनाडु में नहीं है। इट इज़ ऑल्सो इन आंध्र प्रदेश जिसका नाम है यानम, और इट इज़ ऑल्सो इन केरला जिसका नाम है माहे। तो माहे, यानम, पुडुचेरी, कराईकाल, इस चारों को जब मिला लेते हो तो उसको हम कंप्लीट बोलते हैं पौंडीचेरी। अभी भी ऐसा ही है, डोंट वरी, अभी भी ये ऐसा ही है। ठीक है, तो उसको भी याद रखना। इसके बाद अल्टीमेटली हम देखते हैं कि फ्रेंच फेल कर गए, अदर यूरोपियंस पावर थी जैसे कि डच फेल कर गए। डच के बाद अगर आप देखोगे तो जो हमारे पोर्चुगीज़ थे वो भी फेल कर गए। उनके हार के रीज़न देख लिए, बट स्पेशली अब हम कंबाइन करके देखेंगे, मतलब कि फ्रेंच के हार के क्या रीज़न थे और अदर यूरोपियंस पावर के हार के क्या रीज़न थे, और ब्रिटिश क्यों सक्सेसफुल रहे, उन्होंने क्या डिफरेंट किया। ये सिंपल सी बात है, जो लोगों ने नहीं किया वो ब्रिटिश ने किया, इसलिए जीत गए। ठीक है, अब चलो देखते हैं। जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, मतलब जो EIC थी, वो एक्चुअली में एक प्राइवेट कंपनी थी। और सिंपल सी बात है, जहाँ प्राइवेट कंपनी होती है वो अच्छी मैनेज होती है। लेकिन जो फ्रेंच की कंपनी थी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, वो एक पब्लिक कंपनी थी। आप देखो भैया कि वहाँ पर आप अमेरिका में वॉर लड़ रहे हो, साउथ अमेरिका में लड़ रहे हो, इंडिया में लड़ रहे हो, आपको पैसे कहाँ बचेंगे। ऊपर से आप हैं लुइस, बड़े मूर्ख किस्म के राजा हैं आप। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम थी। अगर आपको याद है फ्रेंच रिवॉल्यूशन आज आपको, अगर आप किसी ने पढ़ा हो तो यू कैन रिमेंबर दैट फ्रेंच रिवॉल्यूशन का मेन कॉज क्या था। जब उन्होंने वो जो मीटिंग बुलाई थी, याद है, जो हॉल का क्या नाम था, हाँ, वर्साइल का जो किला था। ठीक है, वर्साइल का जो महल था वहाँ पर मीटिंग बुलाई थी। और वर्साइल के महल में मीटिंग क्यों बुलाई गई थी, बिकॉज राजा साहब चाहते थे कि टैक्स बढ़ाया जाए। टैक्स क्यों बढ़ाया जाए, बिकॉज पैसे की कमी पड़ रही थी। पैसे की कमी क्यों पड़ रही थी, अमेरिका में वॉर लड़ रहे हो, इंडिया में लड़ रहे हो, साउथ अमेरिका में लड़ रहे हो, तो ये रीज़न था। देखो पैसे की वजह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी हो गया। मतलब लुइस साहब ने ना तो अपनी फैक्ट्री को प्राइवेट करने दिया, मतलब लगता है वो ज़्यादा सोशलिस्ट के फ़ैन थे। ठीक है, और साथ ही साथ उनकी यहाँ सत्ता भी चली गई, फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी हो गया। ठीक है, तो ये एक मेजर रीज़न था जिस वजह से इंग्लिश जीते, फ्रांस हार गए। इसके बाद मैंने आपको बताया कि इन्होंने बहुत सारे डिफरेंट फ्रंट्स ओपन करके रखे थे, अमेरिका में भी लड़ रहे हैं, यहाँ भी लड़ रहे हैं, वहाँ भी लड़ रहे हैं। और ब्रिटिश ने ऐसा नहीं किया था। ब्रिटिश हमेशा ट्राई करते थे कि डिप्लोमेसी के थ्रू अगर वॉर सॉल्व हो जाए तो। ठीक है, इसके बाद इंग्लिश नेवी वॉज वेरी सुपीरियर। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो ब्लू वाटर पॉलिसी थी एल्मीडा साहब की, उसको इंडिया ने अडॉप्ट करने की कोशिश की है। नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर अभी ट्राई कर रहा है। ठीक है, और US हैज़ ऑलरेडी अडॉप्टेड। इस टाइम पे सबसे पावरफुल नेवी जो है US की है, और उस टाइम पे थी इंग्लिश की। याद रखना, जिसकी नेवी पावरफुल होगी वही पूरे वर्ल्ड पे रूल करेगा। उस टाइम पे इंग्लिश रूल कर रहे थे, इस टाइम पे ब्रिटिश रूल कर रहे हैं। सॉरी, नॉट ब्रिटिश, एक्चुअली US वाले रूल कर रहे हैं, अमेरिकन से रूल कर रहे हैं। देखो ये शिप है, अब पता है इस टाइप की शिप जो हैं वो साउथ चाइना सी में डिप्लॉय हैं। आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर द करेक्ट वर्ड बिकॉज A2 ब्ले ब्ला ब्ला ऐसे कुछ सारे नाम है शिप का। तो क्या है जो शिप, ये आपको बता दूँ इतनी पावरफुल है US की ये शिप कि अप्रॉक्सीमेटली चाइनीज़ आर्मी को भी 3 से 4 दिन तक उनके मेन लैंड में फंसा के रख सकती है, जब तक पूरी US आर्मी आ जाएगी और आपकी धज्जियाँ उड़ा देगी। ठीक है, इसलिए हमारे अल्मीडा साहब बोल के गए थे, डोंट बिल्ड फोर्ट्रेस ऑन लैंड, इंस्टेड ट्राई टू बिल्ड द नेवी, पावरफुल नेवी। तो यही US ने किया, यही उस टाइम पे इंग्लिश ने किया था, अब यही इंडिया ट्राई कर रहा है। ठीक है, उसके बाद एक और रीज़न था जिसकी वजह से इंग्लिश हमेशा जीते, कि उन्होंने अपने कमर्शियल इंटरेस्ट को कभी नहीं छोड़ा। देखो मैं आपको बताता हूँ, जब जो हमारे जो फ्रेंच हुआ करते थे ना, वो लोग हमेशा अपने कमर्शियल इंटरेस्ट पे फोकस नहीं करते थे। लेकिन जब ट्रीटी ऑफ सालबाई हुई थी, वो ट्रीटी ऑफ सालबाई मतलब जब पहला मराठा वॉर हुआ था ब्रिटिश का,
तो उसमें ट्रीटी ऑफ सालबाई साइन की गई थी। तो उसमें बहुत सारे प्रोविजन थे, जैसे कि जो ब्रिटिश हैं उनके भी इंटरेस्ट का प्रभाव मतलब ध्यान रखा जाएगा, मराठा के इंटरेस्ट का ध्यान रखा जाएगा, और जो ब्रिटिश हैं अगली बार मराठा के इंटरनल मैटर में इंटरफियर नहीं करेंगे, सब रखा गया। लेकिन उसमें एक पॉइंट और एडेड था, वो ये था कि देखो मराठा से भले हमारी लड़ाई हुई तो उस टाइम पर उन्होंने हमारा ट्रेड बंद कर दिया था, मतलब जो ब्रिटिश का था उनका ट्रेड बंद कर दिया था। तो उन्होंने बोला कि भाई जो भी हमारा ट्रेड बंद किया है उसको भी आपको ओपन करना पड़ेगा, तभी हम ट्रीटी पे एक्सेप्ट करेंगे। तो उसने बोला ठीक है कर देंगे। उनको कौन सी बड़ी बात थी, उनको पता नहीं था कि ब्रिटिश कभी भी अपने ट्रेड के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, हमेशा उनके पास पैसे रहते तो उड़ाने को। सेम यूएस का भी है, यूएस के पास पैसे उड़ाने को। ये सेम आपको ना कंडीशन इंडिया चाइना में मिलेगी कि इंडिया प्रॉमिस तो बड़े बड़े कर देता है नेपाल में कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन चाइना जो है वो एक्चुअली में डिलीवर करता है। क्यों? बिकॉज चाइना के पास बहुत पैसा उड़ाने को, और हमारे पास पैसे ही नहीं है। ओके, दिस इज द रीज़न कि चाइना काफ़ी अहेड है हमसे। ठीक है, इसके बाद जो ब्रिटिश थे उन्होंने अपने अच्छे जितने भी सुपीरियर कमांडर थे उनको भेजा। अगर आप फ्रांस में देखो तो मुश्किल से ड्यूप्लेक्स देखने को मिलता है। पोर्चुगीज़ के टाइम पे देखो तो मुश्किल से एल्मीडा आया, एल्मीडा के बाद एल्बरूनी क्या नाम था उसका, अल्फोंसो आया, उसके बाद और कोई नहीं आया। इसके बाद ब्रिटिश को रिलीजन से कुछ लेना देना नहीं था, उन्होंने बोला भी क्रिश्चियनिटी रहे नहीं हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस हमारा ब्रिटिश एम्पायर रहना चाहिए। ऊपर से एक चीज़ और बताता हूँ कि उनकी जो गवर्नमेंट थी स्टेबल हो गई थी। मतलब कि पहले क्या था कि यूरोप में क्या हुआ कि हर जगह रिवॉल्यूशन हो रहे थे, तो उनके राजा के खिलाफ भी रिवॉल्यूशन हुआ, उसके बाद वहाँ पर डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हो गई। तो फिर वहाँ पर लोग संतुष्ट हो गए थे, चलो ठीक है हमारे इंटरेस्ट तो प्रभावित नहीं हो रहे हैं, तो डेमोक्रेसी चलने देते हैं। बस स्टेबल गवर्नमेंट आ रही थी, भले डेमोक्रेसी थी बट फिर भी काफ़ी स्टेबल गवर्नमेंट हुआ करती थी। और कि फ्रांस में ऐसा नहीं था, आपने देखा फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया 1789 में, फिर जैकोबिन्स आ गए, जैकोबिन्स के बाद फिर नेपोलियन आ गया, मतलब बहुत इंस्टेबिलिटी थी, जिसकी वजह से फ्रांस वाले बंदे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। और लास्ट रीजन है डेप्ट मार्केट। देखो आपने तो अभी डेप्ट मार्केट में सुना होगा कि जो गवर्नमेंट है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इशू करती है, इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ ना, उसमें समझाऊंगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ क्या होती है। तो उससे वो लोग पैसे ले रहे हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ से, तो ये सब ब्रिटिश ने 1600 के आसपास ही चालू कर दिया था। और ये आपने देखा कि हमारे जो फ्रेंच वाले थे वो कहाँ अभी तक पब्लिक कंपनी के पकड़े थे, मतलब हमारी पी की तरह थे, कुछ पैसे ही नहीं है। तो इस टाइप की कंडीशन थी इनकी। ठीक है, तो आई थिंक नाउ वी आर डन विद द चैप्टर। अब एक क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। आई होप आप सॉल्व कर पाएंगे बिकॉज काफ़ी पढ़ा दिया है। आपको एक क्वेश्चन बड़ा वो लगेगा कि भाई मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं इसमें, लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, मैंने आपको बताया था कि जो रियल सिचुएशन है उसमें आपको 1 से 2 ट्रिक यूज़ करनी पड़ती है। देखिए मैं ट्रिक के ऊपर एक वीडियो लूँगा, डोंट वरी। एक ट्रिक होती है कि जो भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट होती है वो गलत होती है। ठीक है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट गलत होती है। इस बार भी सारी ट्रिक लगी है, डोंट वरी। इसके बाद जो ओनली वाला शब्द है मोस्ट ऑफ द टाइम गलत होता है। डायरेक्टली मतलब डेट मीन्स क्या बोलते हैं उसे, बहुत ही एग्रेसिवली अफेक्ट कर रहा है या बहुत ही ड्रास्टिकली डिक्रीज हो रहा है, तो वो भी गलत होता है। मतलब ओनली गलत होता है, ड्रास्टिकली इंक्रीजिंग ड्रास्टिकली डिक्रीजिंग गलत होता है, और एक्सट्रीम वर्ड्स रॉन्ग होते हैं। ठीक है, इन सब का लॉजिक है ट्रिक का, ये मैं समझो कि मैंने खुद से बना दी है। लॉजिक है, टॉपर्स यूज़ करते हैं, जैसे टॉपर ओके उनका नाम है मनीष कुमार। मनीष कुमार ऑल इंडिया रैंक 61 है वो इन 2018। उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली इस बार 30 से 40 क्वेश्चन उन्होंने बोले कि मैं ट्रिक से सॉल्व कर रहा था। ठीक है, तो उन्होंने बहुत सारी ट्रिक बनाई, तो मैंने से आपको कुछ बेसिक ट्रिक बताई हैं। तो इस ट्रिक को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, अदरवाइज आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। मैं बताऊँगा आगे भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आपको पहली स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। पहली स्टेटमेंट है कि भैया जो पहली यूरोपियन पावर थी जिसने पौंडीचेरी को ऑक्यूपाई किया वो पोर्चुगीज़ थे। ठीक है, कोई बात नहीं। सेकेंड यूरोपियन पावर जिसने पौंडीचेरी को ऑक्यूपाई किया वो थे फ्रेंच। और जो इंग्लिश ने तो कभी पौंडीचेरी को ऑक्यूपाई ही नहीं किया। अब बताओ, अगर सपोज लोग बोलते चलो जो यूपीएससी ने पैटर्न पूछ लिया उसके हिसाब से जाओ। अब आज तक यूपीएससी ने दोबारा ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं, कि हर साल यूपीएससी कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछना चाहता है, वो आपकी लॉजिक देखना चाहता है। ठीक है, आपके अंदर लॉजिक कितना है। अब दोबारा क्वेश्चन रिपीट नहीं करेगा, या कुछ टीचर लोग क्या करेंगे इसके पैटर्न में पढ़ा देंगे। जैसे कि मान लो पौंडीचेरी होगी ना, अब इस जगह मद्रास रख देंगे कि मद्रास को पहली बार इसने ऑक्यूपाई किया था, सेकंड टाइम इसने ऑक्यूपाई किया था। सेम आप देखो कि बंगाल किसने ऑक्यूपाई किया था, फिर आप जाओगे बॉम्बे को किसने ऑक्यूपाई किया था, ये पढ़ते रह जाओगे, दिन बैठ रट पाओगे नहीं ना। सिंपल सी बात है, ये क्वेश्चन ऐसे नहीं होने वाला। अब आप थर्ड स्टेटमेंट देखो, द इंग्लिश नेवर ऑक्यूपाइड द पौंडीचेरी। इंग्लिश नेवर ऑक्यूपाइड द पौंडीचेरी। अब देखो मैंने क्या बोला, एक्सट्रीम स्टेटमेंट रॉन्ग होती है। अब देखो थर्ड स्टेटमेंट मतलब गलत हो गई, नेवर, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कभी ऑक्यूपाई नहीं किया हो। ठीक है, तो थर्ड हो गई गलत, थर्ड हो गई गलत, थर्ड हो गई गलत, आंसर हो गया खत्म, हो गया काम। ठीक है, वैसे भी इंग्लिश ने पौंडीचेरी को ऑक्यूपाई किया था थर्ड कर्नाटिक वॉर में, जैसे बता दूं। अब क्या जब बाद में हो जाता है ना, सब लोग बोलते भैया हमने तो पढ़ा था, लेकिन एक्चुअली उस टाइम पे किसी ने नहीं पढ़ा था। तो बस इतना याद रखो, ट्रिक तो आपको लगानी पड़ेंगी और ट्रिक से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। याद रखना, अगर आप ट्रिक लगाओगे तो 90% क्वेश्चन सही होंगे, 10% गलत भी होते हैं। मैं ये नहीं बोला ट्रिक हर जगह सही होती है, ट्रिक काफ़ी जगह गलत भी होती है, लेकिन आप हमेशा पॉजिटिव में रहोगे।
अब आपको एक सिनेरियो देता हूँ, मान लो कि आपने 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, बिल्कुल सही थे, जो आपको पता है कि हाँ भैया 40 सही है, तो उसमें मेरे 80 मार्क्स हो जाएंगे। कट ऑफ कितना जाता है? 100, मान के चलो 100। अब आप ये बताओ कि आपका सिलेक्शन हो रहा है? नहीं ना। अगर आप 40 करके भी छोड़ के चलाओ, नहीं हो रहा सिलेक्शन, आपको सिंपल सी बात है, आगे के 20 से 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। अगर आप सपोज ट्रिक लगा के 20 से 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, और इसमें से आपके अगर सपोज करो कि मान लो यहाँ पर आपने 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए ट्रिक लगा के, इसमें से अगर आपके 25 भी सही हुए तो आपके 20 से ऊपर मार्क्स बन गए, ठीक है, आप पास कर गए हो, 100 मार्क्स आ गए आपके, 96 से 96 टू 100 के बीच में आ गए हो, आप पास कर गए हो। तो ये ट्रिक आपको एक कॉन्फिडेंस देती है और आपका सिलेक्शन भी इंश्योर करती है। तो दीज ट्रिक्स आर इंपॉर्टेंट। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मनीष कुमार साहब ने बोला, उनका खुद का यूट्यूब चैनल है, चैनल का नाम है हार्ड वर्किंग ह्यूमन, आप जाकर चेक कर सकते हैं। आई डोंट हैव एनी इशू, ठीक है। वो तो IAS हैं, मेरी बात पे नहीं, एक IAS की बात पे तो भरोसा करोगे, ऑल इंडिया रैंक 61 है, आप भी जानते हैं कितनी बड़ी बात है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे अगले लेक्चर में। ट्रिक अच्छी लगी तो बताना, आई विल टेक सम अदर लेक्चर, अदरवाइज नो इशू, आप जैसा चाहें।